कोई आपके लिए एक पिच बनाए और आप उसी की पिच के ऊपर खेलना शुरू कर दें। अफगानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया जिसको आजकल कहा जाता है। तो हम कहें कि उन्होंने इस्लाम उनका मज़हब हो गया था, तो फिर मतलब फिर तो इस्लाम से सीधी सी दुश्मनी हो गई। मज़हब की तब्दीली से क्या हम कह देंगे कि वो इन्वेजन हो गया। जो सबसे बड़ा जिसको इन्वेडर लेबल किया जाता है महमूद गज़नवी, वो तो अफ़गानिस्तान से था। ये एक रीजन है, इंडिया एक कंट्री नहीं है, एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। प्राड़ की बेस पे हिस्ट्री क्रिएट की गई है और उस हिस्ट्री की बेस के ऊपर आज का पीस ख़राब किया जा रहा है। ये मुस्लिम इन्वेडर्स हैं। ये एक बड़ा चाइल्डिश क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि कोई आपके लिए एक पिच बनाए और आप उसी की पिच के ऊपर खेलना शुरू कर दें। ये कॉलोनियल पिच है जिसमें कॉलोनियल जो रूल था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक स्टोरी बनाएगी कि इन्वेडर्स हैं। इन्वेजन तो इसके पीछे एक थ्योरी है कि कोई हमला कोई कौम करे और फिर उसमें लूट करे और लूट के चली जाए तो हम उसको इन्वेजन कह सकते हैं। लेकिन वो एक्सटर्नल कौम उसका बैरूनी ताकत होना ज़रूरी है। जबकि जो सबसे बड़ा जिसको इन्वेडर लेबल किया जाता है महमूद गज़नवी, वो तो अफ़गानिस्तान से था। अब अफ़गानिस्तान तो इंटरनल पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट है जिसको इंडिया भी कह लें। ये एक रीजन है, इंडिया एक कंट्री नहीं है, एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। एक रीजन था, एक सिविलाइजेशन थी, यह है। इस सिविलाइजेशन के कई पार्ट हैं जिसका एक पार्ट जो है वो अफ़गानिस्तान भी है। अफ़गानिस्तान हिस्टोरिकली इंडिया का ज़्यादा पार्ट रहा है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया जिसको आजकल कहा जाता है। साउथ इंडिया तो हमेशा अलग एक रियासतें उसमें कई रही हैं, उसमें भी एक रियासत नहीं है, कई रियासतें रही हैं। चौलाज, पांड्याज और इस तरह मुख्तलिफ़ रियासतें रही हैं। और ये अशोका के दौर में भी इवन सारा इसका हिस्सा नहीं रहा है अफ़गानिस्तान इंडियन यूनियन का या अशोका एम्पायर का, मौर्य एम्पायर का। अब इन टर्म्स को ना बड़ा अच्छी तरह रियलाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जो सबसे पीक जो रिटन हिस्ट्री के अंदर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर है, वो मौर्य एम्पायर है। और मौर्य एम्पायर अशोका के ऊपर पीक पे थी और अशोका इटसेल्फ उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था, वो बुद्धिज़्म की तरफ चला गया था। अब बुद्धिज़्म एक ही टेरिटरी के अंदर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन की तरफ चला जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस तरह जब ये एम्पायर 300 BC के करीब स्टार्ट होती ना, बिफोर क्राइस्ट, तो 150 BC के अराउंड ये डायनेस्टी है ख़त्म हो जाती है। अशोका का टाइम तो इसमें 15-20 साल है थोड़ा सा, तो ये ख़त्म हो जाती है। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इवन ये नीचे पर्शिया के भी कुछ पार्ट जो हैं वो मौर्य एम्पायर का हिस्सा थे। ये ख़त्म होने के बाद जब नई सदी, नई मिलेनिया शुरू हुआ है, कॉमन इरा, तो इस कॉमन इरा के अंदर यानी कि 1 AD, इसमें जो सेंट्रल एशिया है ना, ये एक बड़ा पावर सेंटर रहा है। ये मुसलमान होने से पहले भी एक पावर सेंटर बन गया था, जिसमें सेंट्रल एशिया यानी कि अफ़गानिस्तान, खुशन एम्पायर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था और यूपी आज का इंडिया, ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट जो हैं वो खुशन एम्पायर का हिस्सा थे। तो आप कह सकते हैं कि ये रियासतें जो खुशन एम्पायर थी वो भी काइंड ऑफ एक इंडियन एम्पायर उसको कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि इंडिया का, पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट जो हैं वो इस एम्पायर का हिस्सा थे। तो ये एक, और इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी शुरू होती है। ये तकरीबन 400-500 जो है कॉमन इरा, इसमें ये खुशन एम्पायर जो है वो कमज़ोर वीक हो जाती है। अब उसके बाद गुप्ता एम्पायर शुरू हो जाती है। अब गुप्ता एम्पायर के बारे में भी ये पाकिस्तान इसका सेंटर था, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया यानी कि यूपी, बिहार, बंगाल तक जितनी भी ये गंगा की बेल्ट है और जितनी भी इंडस की बेल्ट है,
जो इंडस का ओरिजिन है वो कश्मीर है, अफ़गानिस्तान है, और गंगा का जो ओरिजिन है वो नॉर्थ है, कश्मीर के साथ का एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये गुप्ता में भी, खुशन में भी, मौर्य एम्पायर में भी सब में ये कॉमन रहा है। जब तक जो साउथ का पार्ट है ये एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी रही है। इनके फूड डिफरेंट है, इनके खाने डिफरेंट है, इनके कलर्स डिफरेंट है, इनकी हैबिट्स डिफरेंट है, इनके नाम डिफरेंट है। ये इतने लंबे लंबे नाम रखते हैं कि नॉर्थ के जो आज के लोग हैं इनका मजाक उड़ाते हैं। इनकी जो ट्रेड रही है वो सारी अफ्रीका के साथ रही है, इनकी ट्रेड मिडल ईस्ट के साथ रही है, ठीक है। ये अरबों के साथ इनकी ट्रेड थी। इनकी ट्रेड मलेशियंस, इंडोनेशियंस के साथ रही है। तो ये एक डिफरेंट, और ये ज़्यादातर कश्तियों के ज़रिए, समुद्री रास्तों के ज़रिए जो है वो, समुद्री रास्तों के ज़रिए ये जो ट्रैवल करते थे। तो जो साउथ का पार्ट है इसमें जो पांड्या की स्टेट थी, चौलास की स्टेट थी, ये मुख्तलिफ स्टेट्स थी और ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल एंटिटी, दे हैव देयर ओन स्कूल ऑफ थाट, उनका विजन और था, उनका रिलीजन और था, उनका डिफरेंट डाइटीज़ थी, मुख्तलिफ खुदा थे, ठीक है। तो और उनका जो ट्रेड था उनका वो ज़्यादा समुंदर के ज़रिए ईस्ट एशिया के साथ था, वो अफ्रीका के साथ था, वो अरबों के साथ था। तो ये एक नेक्सस था। जबकि जो नॉर्थ था, जिसको आज का नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, जो यूपी है, बिहार है, बंगाल से स्टार्ट कर लें, जो गंगा के साथ साथ इलाके हैं, और पाकिस्तान जो इंडस का एरिया है, और अफ़गानिस्तान जो इंडस की बेस है। पाकिस्तान इंडस के जो एक ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो दरिया 5 हैं, ब्यास, रावी, सतलुज, ये उधर से आते हैं। जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं, काबल और बहुत से दूसरे रिवर्स जो है इंडस में आती हैं, ये अफ़गानिस्तान से। तो ये अफ़गानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जिसको आजकल कहा जाता है। ये सारे पिछले कॉन्टेक्स्ट के अंदर अफ़गानिस्तान वाज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और ट्रेड रूट का पार्ट था, जो सिल्क रोड भी था, ठीक है। तो और महमूद गज़नवी उसी अफ़गानिस्तान से था। जब गुप्ता डायनेस्टी वीक हुई है, जो ठीक है, उसके बाद जो नई रियासतें इमर्ज हुईं, जिसमें सेंट्रल एशिया की जो रियासतें थीं, खुशन एम्पायर उससे पहले एक बन चुकी थी। खुशन एम्पायर ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को रूल कर लिया था। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी 1-2 सेंचुरी स्ट्रॉन्ग रही। उसके बाद फिर जो सेंट्रल एशिया की ये जो सेंट्रल एशिया लिंक करा था, अफ़गानिस्तान जिसका सेंटर था, या पावरफुल स्टेट इमर्ज होना शुरू हो गई थी। तो महमूद जो गज़नवी एम्पायर थी वो इसी का पार्ट थी। तो ये एक अंदरूनी, यानी कि इसी, जिसको आप इंडिया भी कह ली, लफ्ज़ इंडिया ही टर्म यूज़ कर लें, तो ये गज़नवी एम्पायर उसी का पार्ट थी। तो ये इसलिए इसको एक्सटर्नल नहीं कहा सकता। अगर इसको हम कहें कि उन्होंने इस्लाम, उनका मज़हब हो गया था, तो फिर मतलब फिर तो इस्लाम से सीधी सी दुश्मनी होगी। इस्लाम को बंदा तो नहीं है ना, सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो कोई प्रिंसिपल इख्तियार कर लेता है कोई कम्युनिटी, तो पहले वो बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल पे थी। पाकिस्तान का जितना भी खित्ता है, अफ़गानिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, ये गुप्ता डायनेस्टी, अशोका के बाद से ये तो बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल पे चल रहा था, और उसके बाद उन्होंने चेंज करके अपने इस्लाम के प्रिंसिपल्स ले लिए। लेकिन मज़हब की तब्दीली से क्या हम कह देंगे कि वो इन्वेजन हो गया? नहीं, वो इंटरनल फाइट ही रहती है। किसी भी सिविलाइजेशन की अंदरूनी जंग ही है, क्योंकि मिजाज उनका एक था, कल्चर एक था, ठीक है। और डिस्पाइट द लैंग्वेजेस वर डिफरेंट, यानी पंजाबी भी है, पश्तो भी है, तो इस तरह तो फिर आपकी साउथ की भी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम उसको एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट कह रहे हैं। तो अब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये अंदरूनी जंग थी, बैरूनी जंग नहीं थी। अच्छा, और इसमें अंदरूनी जंग थी, तो फिर जी मंदिरों को क्यों गिराया? तो सारे मंदिरों को नहीं गिराया ना भाई, सोमनाथ के मंदिरों को गिराया, या कुछ ऐसे मंदिरों को गिराया जो कि पॉलिटिकली जो सरमाया परस्ती के गढ़ थे, जहाँ पे सारी वेल्थ अकामुलेशन थी। दूसरे मंदिरों को तो प्रमोट किया गया जहाँ वर्शिप खुदा की होती थी, और जहाँ पे पैसे की वर्शिप हो रही थी उन मंदिरों को गिराया गया। तो इसमें कोई गलत नहीं हुआ, और वो इन्वेजन नहीं है। इन्वेजन तो तब होगा जब अफ़गानिस्तान को एक्सटर्नल पार्ट होता, तो फिर वो आते।
तो इस सेंस में ये इसको पॉलिटिकली हिस्टोरिकली ये गलत है। तो अगर उसको इन्वेजन कह रहे हैं तो फिर अफ़गानिस्तान को महाभारता की जो आइडियोलॉजी है कि ये अफ़गानिस्तान भी उसका पार्ट है महाभारत का, तो फिर उसको अफ़गानिस्तान को उससे निकाल दें। फिर आप इस हिस्ट्री को भी निकाल दें कि खुशन एम्पायर के दौरान अफ़गानिस्तान पार्ट था, मौर्य एम्पायर के दौरान अफ़गानिस्तान पार्ट था उसका, गुप्ता डायनेस्टी के दौरान पार्ट था, मुग़ल डायनेस्टी के दौरान पार्ट था, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है 400 साल उस दौरान उसका पार्ट था। तो आप सारे उसको हिस्ट्री को फिर गलत साबित कर देंगे अगर हिस्टोरिकल क्लेम है तो अगर हिस्टोरिकल क्लेम नहीं है, ठीक है, तो फिर तो क्लेम ही नहीं है। तो अगर हिस्टोरिकल क्लेम है कि अफ़गानिस्तान भी पार्ट था, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो फ़ाइट थी गज़नवी स्टेट की, बाकी जो राजपूत लॉर्ड्स थे उनके साथ बेसिकली थी, तो वो इंटरनल फाइट थी। और फिर देखिए आगे जाके दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मुग़ल सल्तनत के टाइम पे उन्हीं राजपूत और मुग़ल्स की शादियाँ हो रही हैं, ठीक है, तो वो पॉलिटिकली एक यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फ़ाइट चल रही थी गुप्ता डायनेस्टी और खुशन डायनेस्टी के टाइम से लेके वो फ़ाइट ख़त्म हुई और एक सेंट्रल यूनिटी बन गई। और उसके प्रिंसिपल्स क्या रखे गए थे? सारे मज़हब का एहतराम, सेकुलरिज़म, ठीक है, और वेल्थ नेशनलिज़म, सरमायादारियत नहीं होगी, बल्कि वेल्थ के ऊपर किसी का हक नहीं था, बल्कि जो पहले चल रहा था कि बाप की जगह बेटा होगा, जाति का निज़ाम था, उसमें जो कमज़ोर तबका थे वो हमेशा कमज़ोर रहते थे, जिस तरह दलित वगैरह थे। इसमें इन्होंने जो लॉज थे वो चेंज कर लिए, बल्कि लैंड के ऊपर किसी का पैदाइशी हक नहीं था, बल्कि रियासत की तरफ से लैंड उसको मिलती थी, और जब वो बेचता था तो मिलती रहती थी, और जब वो काम नहीं करता तो उसको वापस ले ली जाती थी। तो एक प्रिंसिपल्स था कि जो गुर्बत है, जो अफलास है, ये जो दौलत है, ये नस्लों में ना ट्रैवल करे, इसका ये फ़ायदा होता है। जब वेल्थ नस्लों में ट्रैवल करती है तो एक बच्चा पैदा ही अमीर होता है, दूसरा बच्चा पैदा ही गरीब होता है। तो इसलिए इस चीज़ को कंडम करके ज़मीन के ऊपर रियासत का हक तस्लीम किया गया था। तो ये कॉमन प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से ये गोल्डन स्पैरो बना। आज जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, हिंदुत्वा फोर्सेस हैं, वो ये तो कहते हैं कि जनाब इंडिया गोल्डन स्पैरो था, तो वो गोल्डन स्पैरो ऐसे थोड़ी बन गया था, वो प्रिंसिपल्स थे जो सेट किए गए थे सेकुलरिज्म की बेस के ऊपर। उस लड़ाई को ख़त्म किया गया था जो पहले से हिस्टोरिकली क्लेम के ऊपर चला। तो ये यूनिफाइड थी। फिर इसको बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ साउथ इंडिया को भी औरंगज़ेब के ज़माने में इस एम्पायर का हिस्सा बना दिया गया, जिसको मुग़ल डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तानी वर्ड यूज़ किया गया, हिंदुस्तान यूज़ किया, और इस हिंदुस्तानी वर्ड के अंदर ये एक सोशल वर्ड था, ना कि कोई मजहबी वर्ड था। इसमें सारे हिंदू थे। जिस तरह आज शाहरुख खान अगर इंडियन है तो ये एक इंडियन वर्ड जो है वो एक रीजनल वर्ड है, ना कि कोई मजहबी वर्ड। इस तरह हिंदुस्तानी या हिंदू जो था वो भी एक रीजनल वर्ड था, ठीक है, क्योंकि हिंदू को एक रिलीजियस एंटिटी तो है नहीं जिसको आज हिंदू कहा जाता है। उसमें कई गॉड्स हैं, तो हर गॉड के मानने वाले हैं, तो वो एक एंटिटी होती है, ना कि कोई एक ग्रुप। आप जिस तरह आप इब्राहिमिक रिलीजन्स को मानने वाले एक मज़हब नहीं है, बल्कि उसमें 3 मज़हब हैं, वो ग्रुप ऑफ रिलीजन है इब्राहिमिक रिलीजन। इस तरह हिंदुज़म भी ग्रुप ऑफ रिलीजन है, जिसमें एक रिलीजन नहीं है, उसमें कई रिलीजन है, उसमें मुख्तलिफ डाइटीज़ हैं, ठीक है। इस तरह सिखिज़म आगे आया, सिख मज़हब बना, तो वो एक अलहदा से उसमें भी एक खुदा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह तो फिर इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? डेफिनेटली वो फिर इब्राहिमिक रिलीजन्स की तरह एक खुदा की बात कर रहा है, तो वो उस ग्रुप का फिर हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो आप किसी को इस तरह मज़हब की बेस के ऊपर एक मज़हब की पिच तैयार करके एक लड़ाई क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और अगर इस रीजन के लोगों ने अभी भी इस चीज़ को आगे, ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट था कि 2 ग्रुप्स बना दो, 2 ज़बानें बना दो। अब हिंदी उर्दू में प्रैक्टिकली अवामी सतह पे तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। जिसको वो हिंदी मूवीज़ कहते हैं बॉलीवुड की, हम उसको उर्दू मूवीज़ कह देते हैं पाकिस्तान में बैठ के। तो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है या एक लड़ाई क्रिएट की जाती है। तो यही कॉलोनियल
माइंडसेट है, और इस कॉलोनियल माइंडसेट को आगे पॉलिटिकल जमातें चला रही हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब अंग्रेज़ गए थे तो मुसलमानों के अंदर भी या हिंदुत्वा फोर्सेस ये उस कॉलोनियल लिगेसी को आगे ना चलाती, बल्कि सेकुलरिज्म की बेस के ऊपर एक कंबाइन नेशनलिज्म की बेस के ऊपर आगे चीज़ें चलती। मज़हब हर बंदे का अपना, जिसको मर्ज़ी पूजे, ठीक है, और एक सोशल एक खुशहाल माशरा जन्म लेता, पीसफुल होता। तो इस पे पॉलिटिक्स होती, पॉलिटिक्स करनी भी है तो इस पे करें कौन ज़्यादा पीसफुल है, इसमें कंपटीशन करते। इन्होंने कंपटीशन शुरू कर दिया, वो इन्वेडर। अब आप बेवकूफ़ जाहिलों को तो बना सकते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं? भी इन्वेजन तो हुआ ही नहीं। इन्वेजन तो तब होता है ना जब कोई एक्सटर्नल ताकत होती है। ये तो अफ़गानिस्तान, गज़नी स्टेट, महमूद गज़नवी तो पार्ट ऑफ एम्पायर थे, मतलब पार्ट ऑफ उस सिविलाइजेशन का पार्ट थे जो पहले उनका हिस्सा रह चुकी है, ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। ओके, सो क्या एक एम्पायर जब ख़त्म हो जाता है तो दूसरा एम्पायर उसकी जगह रिप्लेस होता है, तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। जब मुग़ल एम्पायर वीक हुई तो ब्रिटिश कंपनी ने इसको टेक ओवर किया, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस था। लेकिन इसको ब्रिटिश इंडिया को इसको मोरल एम्पायर नहीं कहा जाता, क्योंकि मोरल एम्पायर इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इन्होंने सोसाइटी नहीं तश्कील दी है, बल्कि सोसाइटी के अंदर झगड़े खड़े किए हैं। और इकनॉमिकली इन्होंने, इनके दौर में कभी भी इस रीजन ने कोई अच्छी चीज़ नहीं ली, बल्कि इकनॉमिकली ये एक्सप्लॉइट हुआ है। जबकि उससे पिछले जितने भी दौर थे, मुग़ल दौर है, उसमें वो जीडीपी सेकंड हाईएस्ट जीडीपी था वर्ल्ड में। उससे पहले दिल्ली सल्तनत के दौरान में भी एग्रीकल्चर ग्रो हुआ यहाँ, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर ग्रो हुए, सिटीज़ ग्रो हुए, ठीक है, पीस हुआ। और पाकिस्तान की अंदर जो जिसका आज का पाकिस्तान है, वहाँ से आगे मंगोल्स को अटैक नहीं करने दिया गया था। तो एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर क्रिएट की डिफेंस में भी, जो कि पूरी दुनिया में उस वक्त मंगोल जा रहे थे, लेकिन इधर अटैक नहीं कर सके। जो भी लड़ाइयाँ हुई उसमें उनको पीछे हटना पड़ा। तो एक इकनॉमिकली भी, और कोई रिलीजियस डिफरेंस नहीं था, कोई रिलीजियस राइट्स नहीं है इस दौरान में, जो दिल्ली सल्तनत का टाइम है और मुग़लों का टाइम है। जबकि अंग्रेज़ों के दौर में एक रिलीजियस हेट क्रिएट की गई, और उस हेट की बेस के ऊपर रियासतें क्रिएट की गई, और वो आज तक चल रही है, ठीक है। और अच्छा, इसका अंजाम डेफिनेटली ये दो स्कूल ऑफ थॉट की वॉर है, जिसमें एक मज़हब के मानने वालों को एक रियासत बना के दी गई, और दूसरे मज़हब के मानने वालों को दूसरी रियासत बना के दी गई। और इसमें यही है कि जो वीकर रिलीजियस कम्युनिटी होती है उसको नीच बना दिया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में अब एक तबके को बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको ख़ास तरह की नौकरियां दी जाती, इस तरह इंडिया में भी एक ख़ास मज़हब के लोगों को, मानने वालों को, उनको डाउन किया जा रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पॉलिटिकली एक रियासत की जगह दूसरी रियासत आती है, लेकिन उसको मोरली ठीक तब कहा जाता है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती है। तो इस बेस पे कॉलोनियल जो रियासत थी, इसने इंस्टीट्यूशन तो बनाए, सारे इंस्टीट्यूशन बनाए, लेकिन वो सारे इंस्टीट्यूशन दे वर नॉट वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल्स, ठीक है। देखिए, वो एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, और वही कॉन्सेप्ट आगे पाकिस्तान में चला। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सिविल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, या स्टेट अप्रूव्ड बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे एक ख़ास एलीट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पैसे को इस तरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेज़ दौर में होता था। इसलिए पाकिस्तानी कभी भी खुशहाल नहीं हो रहे, और मुतबादिल सोशली कोई ऐसी प्लेटफार्म नहीं है जो लोकल्स को प्रोटेस्ट का हक़ दे। तो इसलिए प्रोटेस्ट के राइट्स भी छीन लिए गए हैं। और इस तरह अब इंडिया में भी एक मजहबी जमात को पावर दे के वहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत बेहतरी थी उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये कॉलोनियल लिगेसी को लेके चलने वाली रियासतें लोकल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेंगी। इस तरह लोकल इंटरेस्ट या लोकल पीस जो है वो कभी भी कायम नहीं होगा। अब हम इसमें ये कंसेप्ट करेंगे, कुछ
जो है वो मुसलमान वो अरब से आए हैं। तो भाई बहुत सारे मुसलमान राजपूत हैं, बहुत से राजपूत मुसलमान हैं, अराई मुसलमान हैं, पंडित मुसलमान हैं, जो यहाँ की सारी लोकल आबादी में मुसलमान है। अब बलोच यहाँ की लोकल आबादी नहीं है बलूचिस्तान की, तो वो मुसलमान है। क्या पठान यहाँ की लोकल आबादी नहीं है, वो सारे मुसलमान हैं। ठीक है, पंजाबियों की जाट जो हैं वो मुसलमान हैं, कश्मीरियों की बहुत सारी जो कास्ट है वो मुसलमान है, इसी तरह से राजपूताना के तो सारे लोकल मुसलमान हैं। अब ये सारे इन्वेडर्स हो गए। इस माइंडसेट को लेके चलने से बरसगीर इस खित्ते के अंदर हमेशा एक जंग रहेगी, और इस जंग का मकसद कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना था और कुछ भी नहीं था। इसलिए कॉलोनियल इंटरेस्ट को अगर आप सर्व करना चाहती हैं आज की जमातें, तो इसी माइंडसेट को लेके चलें, नहीं तो उनको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इससे पीस कभी भी कायम नहीं होगा। आप किसी को गाली दें, उसके बाप को गाली दें, ठीक है, तो वो चुप करके बैठेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी पुराने हिस्टोरिकल क्लेम के ऊपर लेट्स सपोज वो इन्वेडर्स भी थे और वो बाहर से आके सेटल हुए थे, तो आज जो धड़ाधड़ इंडियन अमेरिका में जाके सेटल हो रहे हैं, धड़ाधड़ कनाडा में जाके सेटल हो रहे हैं, या हिंदू सेटल हो रहे हैं, ठीक है, तो सिख सेटल हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेटल हो रहे हैं, तो उनकी 1000 साल बाद उनके बच्चों से पूछा जाएगा कि तुम लोग इन्वेड करके आए थे। आज वहाँ उनको सिटीज़नशिप मिल रही है और वो वहाँ सर्व कर रहे हैं, तो क्या उनका राइट नहीं है? उनका राइट है, बिल्कुल वो वहाँ रहें, उनके बच्चे भी रहें, उनकी अगली नस्लें भी रहें। इधर से जो 1000 साल से लोग, या 1000 नहीं, वो रहते इधर थे, बाहर से तो आई नहीं, बहुत थोड़ी कम्युनिटी कोई अरब से आके सेटल हुई होगी, तो बाकी तो सारे लोकल हैं। और फिर जब ज़मीन खाली है और उस वक्त आबादियाँ भी नहीं थी, ये तो जुमा और जुमा 8 दिन है, ये पंजाब सारा जंगल हुआ करता था, ये फैसलाबाद सारा जंगल हुआ करता था। ये 1 सदी पहले फैसलाबाद सिटी नहीं था सेंट्रल पंजाब के अंदर, ये इसको सांदल बार कहा जाता था, और ये बार कहलाती थी 2 दरियाओं के बीच में, और यहाँ ज़्यादातर जंगल हुआ करते थे। इंसानी आबादी तो अभी फैली है 20वीं सदी के अंदर सारी। तो ये खाली ज़मीनों पे लोग आगे सेटल हो गए हैं, वो कहीं से भी आए हैं, जब इधर के थे, जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है प्रॉपर। और आज एक इंसान रहता है, आप उसको एक खामखा की हिस्ट्री क्रिएट करें, और साइंटिफिक वो हिस्ट्री और साइंस में आर्कियोलॉजिकल बेस के ऊपर वो हिस्ट्री बनाई गई है, जिसके पीछे सारे विस्टेड इंटरेस्ट थे। तो वो पहले तो बात ये है कि वो कार्बन डेटिंग से जो हिस्ट्री बनाई गई है वो वैसे ही गलत है। कार्बन डेटिंग को हम जानते हैं, न्यूक्लियर को हमने पढ़ा है, उसमें कितनी एरर हो सकती है और कितना उसमें फ्रॉड हो सकता है। उस फ्रॉड की बेस पे एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है, और उस हिस्ट्री की बेस के ऊपर आज का पीस ख़राब किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको कभी भी इस नज़रिए के बेस पे रीजन में नहीं आ सकता अमन कायम करने के लिए आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, माजी के अंदर नहीं रहना पड़ेगा।